हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल पे। और हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो रहने वाला है क्लास 6 में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए। और जो आज का टॉपिक हमने चुना है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपकी नई वाली एनसीईआरटी है ना, क्यूरोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 9 है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इससे लगभग 13 to 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ना, जिसका कि चांसेस सबसे ज़्यादा है कि आपके एग्जाम में ये आएंगे। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया और सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर्स को नोट करके लर्न कर लिया, तो यकीन मानिए आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। सारे क्वेश्चंस को आप कर लोगे। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट कर लेते हैं ना आज का अपना वीडियो। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा ना, क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपके सामने। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हैंड पिकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैंड पिकिंग, यानी हम हैंड पिकिंग कहते किसे हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरे पार्ट की भी बात कर लेंगे। हैंड पिकिंग को अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में समझाऊं ना स्टूडेंट्स, तो हैंड पिकिंग हम कब यूज करते हैं, जब भी सपोज कि ये चावल हो गया या फिर गेहूं हो गया, यानी राइस और व्हीट, इसमें से जब हमें स्टोन्स या हस्क निकालना पड़ता है ना, तो क्या होता है कि चावल के जो साइज होता है ना, वो तो सारा एक जैसा होता है। और कंकड़ यानी स्मॉल स्टोन्स हो गए, या फिर हस्क हो गए यानी उसका छिलका हो गया, वो पूरी तरह से अलग दिखता है। तो हम उसे एक एक करके हाथ से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि आप तो सिर्फ चावल ही खाओगे ना, कंकड़ तो खाओगे नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, कंकड़ को अलग कर लेते हैं हाथ से निकाल करके। इसे ही हम कहते हैं क्या, हैंड पिकिंग। अब आइए हम समझ लेते हैं इसका आंसर हमें क्या लिखना होता है। बेसिकली जो आंसर आप देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही ली गई है। तो अगर आप ये आंसर लर्न करके एग्जाम में लिख लेते हो, तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने जा रहा है। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं क्या कहा गया है। व्हाट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या है? द मेथड ऑफ पिकिंग अप बाय हैंड। क्या है हैंड पिकिंग? क्या है? बाय हैंड हम कुछ भी पिक करके निकालते हैं ना, फ्रॉम अ मिक्सचर व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। जब एक मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होता है ना, और उसमें से हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं बाय द मीन्स ऑफ आवर हैंड, यानी हाथ से हम चीजों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, सच एज स्मॉल स्टोन्स, या तो छोटा पत्थर होगा या फिर हस्क होगा यानी छिलका होगा, फ्रॉम व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। यानी जब भी हम चावल या गेहूं में से क्या करते हैं, छोटे छोटे कंकड़ या उसके छिलके को हाथ से पिक करके अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को, इस तरीके को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है, इसका जो पार्ट 2 वाला क्वेश्चन है ना, वो क्या कहता है, ऑन व्हाट बेसिस इट इज डन। ये वाला जो मेथड है ना हैंड पिकिंग का, आप किस बेसिस पे करते हो, यानी आप कब करते हो, इसका यूज आप कब करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्या है, डिफरेंस इन साइज। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक पार्टिकल का साइज चेंज होगा, अलग होगा। जैसे सपोज कि स्टूडेंट चावल, चावल के सारे दाने तो एक जैसे होंगे, लेकिन अगर उसमें कोई कंकड़ मिल रहा है आपको या कोई छिलका मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो साइज होगा ना या शेप होगा, वो चावल से तो अलग ही होगा, वो चावल के टाइप का तो नहीं दिखेगा। इसीलिए आप क्या कर पाओगे, अंतर कर पाओगे और उसे निकाल पाओगे। पहला चीज क्या है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज। और दूसरा क्या है, कलर, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। यानी अगर राइस में या व्हीट में कंकड़ मिलता है, तो उसका कलर तो राइस से और व्हीट से तो काफी अलग होगा। कोई जरूरी नहीं है कि राइस अगर आपका व्हाइट कलर का है तो कंकड़ भी व्हाइट कलर का ही हो सकता है, ब्लैक कलर का हो स्टूडेंट्स। तो आपको यह ध्यान रखना है, हैंड पिकिंग कब यूज करेंगे, जब पार्टिकल का साइज क्या होगा, डिफरेंस होगा यानी डिफरेंट होगा, और उसका कलर और शेप भी क्या होगा, अलग होगा। अब अगला लाइन देखते हैं, if the particles if the particles to be removed are present in small quantities and can easily be picked up by the hand picking proves to be a convenient method। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पार्टिकल के साइज जो होंगे ना, वो बहुत कम होंगे। ठीक है, तो क्या कहा गया है, इफ द पार्टिकल्स टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। जिस पार्टिकल को हमें निकालना है वो अगर छोटे क्वांटिटी में है, तो हम क्या करेंगे, उसे आसानी से पिक कर लेंगे हैंड के द्वारा। और इस केस में हैंड पिकिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो हैंड पिकिंग के बारे में हमने क्या समझा,
जब भी एक मिक्सचर होगा जिसमें या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, हाथ से उनको अलग अलग कर लेंगे ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग। सपोज कि स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को क्या होता है ना, काली मिर्च जिसे हम गोलकी कहते हैं वो पसंद नहीं आता है पुलाव में, तो वह क्या करते हैं, पुलाव में से वो काली मिर्च को या गोलकी को अलग अलग रख देते हैं, ठीक है। या फिर किसी को लौंग पसंद नहीं आता है तो वो लौंग को अलग कर लेता है, किसी को मटर पसंद नहीं आता तो वो उसे अलग कर लेता है, तो वो बेसिकली हाथ से ही कर लेते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका यूज कब करेंगे, जब पार्टिकल्स का जो साइज होगा ना वो अलग अलग होगा, ठीक है। और दूसरा क्या, उन पार्टिकल का शेप और कलर भी अलग अलग होगा। बस इसी केस में हम क्या करेंगे, हैंड पिकिंग का यूज करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है, व्हाट इज थ्रेशिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। थ्रेशिंग में क्या किया होता है ना स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पहले बता ही दूं हिंदी में, तो क्या होता है ना, थ्रेशिंग प्रोसेस में ना जो भी धान यानी जो खेत में आप देखते होगे, राइस हो गया यानी पैडी प्लांट हो गया, फिर वीट का पौधा जो हो गया, उसमें से हम क्या करते हैं ना, पीट पीट करके खोल को, हस्क को, यानी जिसे छिलका कहते हैं ना, उसे हम अलग करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। अगर डेफिनेशन हम समझे तो थ्रेशिंग इज ए एग्रीकल्चरल प्रोसेस। थ्रेशिंग क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि राइस वगैरह तो खेत में ही उगते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सेपरेटिंग ग्रेन्स, इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को अलग करते हैं। लाइक जैसे कि व्हीट और राइस, ठीक है, गेहूं और चावल को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हस्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टॉक्स और हस्क का मतलब एक ही है लगभग, छिलका जिसे हम कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। और आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब फसल की कटाई की जाती है, जब कट के फसल आ गया तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। यानी जब भी फसल यानी जो प्लांट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, धान हो गया, जैसे आप देखिए इस फिगर में आप देख रहे होगे, ये क्या है, ये पैडी प्लांट है जो इन लेडी ने ले रखा हाथ में, और उसे क्या कर रही है, वो पीट रही है इस बड़े वाले ट्री के ट्रंक के ऊपर, ठीक है। इससे टकराने के बाद क्या होगा, जो दाना होगा वो क्या होगा, अलग अलग निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थ्रेशिंग क्या है, एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं। ग्रेन किस चीज का, या तो व्हीट हो सकता है, या तो राइस हो सकता है, या पल्सेस यानी दाल भी हो सकती हैं। किसमें से सेपरेट करते हैं, उनके छिलके से सेपरेट करते हैं, स्टॉक्स और हस्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट्स, तो आप यहां से लेकर के यहां तक आप लिख सकते हो। लेकिन अगर एक की जगह 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, तो फिर 2 या 3 का, तो ये फिर आपको ये दोनों पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। इसमें क्या है, देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स यानी थ्रेशिंग इन्वॉल्व्स बीटिंग द ड्राइड हार्वेस्टेड क्रॉप्स अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। क्या बताया गया, थ्रेशिंग में क्या किया जाता है, जो सूख जाता है ना, यानी जब किसान खेत से काट करके लाता है धान को या पैडी प्लांट को, तो उसे सुखाता है धूप में रख करके। सुखाने के बाद क्या करता है, वो उसे उठा करके पटकता है जोर जोर से हार्ड सरफेस पे, जिससे क्या होगा, जो भी चावल के दाने में देखिए, ये नीचे में अगर आप देख रहे होगा ना, ये सारे दाने टूट टूट करके अलग हो गए हैं, ठीक है। बाद में इसे ही आगे यूज के लिए, प्रोसेस करने के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरा क्या तरीका है, यूजिंग एनिमल्स टू वॉक ओवर देम। कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, किसान क्या करते हैं, ये जो धान काट करके लाया गया ना, इसके ऊपर से बहुत सारे जानवरों को दौड़ा देते हैं, यानी फील्ड में रख देते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे जानवर चल रहे होते हैं, तो उनके पैर के जो फोर्स होगा ना, उससे क्या होगा, दाना अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। या फिर तीसरा है, मशीन यूज करके भी, जिस मशीन को हम क्या कहते हैं, थ्रेशर्स कहते हैं, लूज किया जाता है सीड्स को, ठीक है। तो ये हो गया थ्रेशिंग का डेफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम देख लेते हैं ना अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, व्हाट इज विनोइंग, ठीक है स्टूडेंट्स। विनोइंग क्या होता है, अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हार्वेस्ट किया जाता है किसी भी ग्रेन्स को, खेत से पहले काट करके लाया जाता है। काट करके लाने के बाद हम क्या करते हैं ना, उसे थ्रेशिंग करते हैं, यानी पीट पीट करके दाना को अलग करते हैं। और फिर इसके बाद अगर आप देखिएगा ना, इसके बाद वाला प्रोसेस होता है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क्स फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स बाय विंड और ब्लोइंग एयर। यानी अगर आप देखोगे ना, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पीट पीट करके सारे धाना, देखो ये जो ग्रेन्स आप देख रहे हो ना नीचे गिरा हुआ, ये ग्रेन्स मिल गया, लेकिन ये पूरा प्योर नहीं है अभी,
इसमें हस्क यानी छिलके के छोटे छोटे टुकड़े होंगे जो कि काफी हल्का होंगे, ठीक है, हल्के होंगे। अब इसी जो छोटे छोटे हल्के होंगे ना, टुकड़े होंगे ना हस्क के, इसे सेपरेट किया जाता है फैन चला करके विद द हेल्प ऑफ विंड। देखिए किसान ने क्या किया, इसे हम क्या कहते हैं ना, सूप, हिंदी में सूप कहते हैं। अगर जिनके यहाँ छठ होता होगा वो अच्छे से जानते होंगे, क्यों, क्योंकि छठ पूजा में सूप पे ही छठ माँ के ऊपर प्रसाद चढ़ाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने छठ के समय बेसिकली देखा होगा, या जो स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं ना, या फिर सेकंड ईयर में सिटी में रहते हैं, जैसे गोरखपुर, लखनऊ, ये सारे सिटी में रहते हैं, उनको इसके बारे में आइडिया होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले बच्चे शायद ना जान पाए, लेकिन जिनके यहाँ छठ होता होगा वो पक्का पक्का जानते होंगे, क्यों, क्योंकि छठ माँ के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ना स्टूडेंट्स पूजा में, वो इसी सूप में ही चढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रेन्स को भर लेते हैं, देखिए, और क्या करते हैं ना, इसे हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं। तो हवा चल रही होती है, देखिए डायरेक्शन ऑफ विंड इधर दिया गया है, यानी हवा इधर से चल के इधर आ रही है, इधर से चल के इधर आ रही है, इधर से चल के इधर आ रही है। तो ग्रेन्स तो थोड़ा सा भारी होगा, तो ग्रेन सारा क्या होगा ना स्टूडेंट्स, ये नीचे गिर जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल्स हल्का हल्का होगा, यानी इसका जो छिलका होगा ना, वो हवा क्या करेगी, इधर से जो जा रही है वो बहा करके उसे दूर ले जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारा क्या, इस पोर्शन में सारा ग्रेन्स गिर के इकट्ठा हो गया एक जगह पे, और जो सारा छिलका था ना वो हवा में बह करके क्या चला गया, दूर चला गया। तो इससे क्या किया हमने, हल्का वाला पार्टिकल्स यानी जो हमारे काम का चीज नहीं था उसे अलग कर लिया, और जो हमारे काम का ग्रेन्स था उसे हम अलग कर लिए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो छिलका होगा लाइटर होगा, उसे ही हम हवा के माध्यम से उड़ा पाएंगे, फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है। काफी जगह पे ये तो गांव वगैरह में हवा चलता है तो हो जाता है, और अगर हवा नहीं चल रहा स्टूडेंट्स तो फैन भी लगा दिया जाता है। सपोज कीजिए अगर किसान ऐसे गिरा रहा है ना, तो पीछे साइड वो फैन लगा देगा, जिससे कि हवा जब सामने आएगी तो सारे जो हस्क है वो सामने की तरफ आ जाएंगे और ग्रेन वहीं पे गिर जाएगा नीचे, ठीक है। इसका प्रोसेस भी मेंशन किया गया है, देखिए क्या लिखा गया है, ऑन ड्रॉपिंग द मिक्सचर फ्रॉम अ हाइट। क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें थ्रेसिंग के बाद जो मिक्सचर मिला, उस मिक्सचर को क्या करते हैं हम, एक हाइट से गिराते हैं। देखिए ये हाइट से गिरा रहे हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ। द विंड कैरीज अवे द लाइटर पार्टिकल्स, जो हवा होगी क्या, वो लाइटर पार्टिकल में इधर को इधर ले आएगी बहा करके, ठीक है स्टूडेंट्स। वाइल द हैवियर ग्रेन्स फॉल डायरेक्टली डाउन, और जो हैवी ग्रेन्स होंगे वो क्या होंगे, सीधे नीचे गिर जाएंगे। while the heavier grains fall directly down forming separate heap of grains। और ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, जो नीचे में ग्रेन जमा हो गया ना पहाड़ की तरह, इसे हम कहते हैं हीप ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, यानी ग्रेन्स का ढेर। इसे क्या है, वो आप गिराओगे ऐसे करके ऊपर से, तो ग्रेन एक के ऊपर क्या होगा, पहाड़ बन के टाइप का खड़ा हो जाएगा। इस पहाड़ को क्या क्या कहते हैं हम, हीप कहते हैं, इसे माउंटेन नहीं कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं हीप ऑफ ग्रेन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको उम्मीद करता हूं विनोइंग भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीविंग, ठीक है। सीविंग बहुत ही आसान चीज है स्टूडेंट्स, ये आपने अपने घर में भी यूज किया होगा। सपोज कीजिए कि स्टूडेंट्स अगर आपके घर में चाय बनता है ना, जिसे हम टी कहते हैं, ठीक है, बेसिकली वो तो फिल्ट्रेशन में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपके घर में आटा हो, ठीक है, अगर आपके घर में फ्लोर यानी आटा जब आता है ना, तो उसे चलनी से ऐसे करके चला जाता है, जिससे अगर आप देखोगे ये डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें क्या होगा, फ्लोर होगा, FLOUR, जिसे हम आटा कहते हैं। जो भी पार्टिकल्स जब जो पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे ना, सीव की मदद से हम क्या करते हैं, इसे फिल्टर कर लेते हैं, जिसे हम चलनी कहते हैं, हिंदी में चालने के काम आता है। इसके ऊपर क्या करते हैं, हम आटा को डालते हैं और ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, तो नीचे में क्या होता है ना, आटा गिर जाता है और ऊपर में चोकर रहता है। चोकर यानी हस्क जिसे हम कहते हैं, हस्क क्या रहता है, हस्क ऊपर में ही रह जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रोसेस था। अगर हम इसे पढ़ लें इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशंस इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ सीव यानी छन्नी जिसे कहते हैं। क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड्स, सीविंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं एक मिक्सचर में से, जिसमें कि साइज अलग अलग होती है पार्टिकल की, ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टिकल की साइज अलग अलग होती है। अगर आप आटे को चलनी में डालते हो, छन्नी में डालते हो और ऐसे छानते हो, तो क्या होगा, नीचे आटा आपका आ जाएगा। आटा बहुत माइन्यूट पार्टिकल होता है, बहुत पिसा हुआ होता है। जब वीट को हम पीस लेते हैं उसे हम आटा कहते हैं। और क्या होता है, ऊपर में आपके पास
हस्क रह जाता है जो कि येलो कलर का होता है। आपने घर में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मम्मी से कहिएगा चाल करके आपको दिखाएं, वो जरूर दिखा देंगे ये घर पे आपको। ये हर घर में यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या दिया गया है, द बिगर पार्टिकल सच एज ब्रान एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव। जो भी थोड़ा थोड़ा कंकड़ होगा या पत्थर होगा और जो छिलका होगा ना, वो क्या होगा, वो चलनी के ऊपर, छन्नी के ऊपर ही रह जाएगा। और जो आपको काम का चीज जैसा आपका फ्लोर आटा हो गया, वो क्या हो जाएगा, नीचे आपकी थाली में आ जाएगा। फिर आटा सान के आप रोटी बना सकते हो, और इस जो ऊपर में कंकड़ पत्थर बच गया इसे आप बाहर फेंक सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सीविंग कहते हैं। अब अगर अगला देखें, ये तो सीविंग हो गया। अब देखते हैं, तो अगला टॉपिक स्टूडेंट्स ये रहने वाला, व्हाट इज एवापोरेशन, यानी एवापोरेशन हम किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी किसी लिक्विड को क्या किया जाता है ना, हीट किया जाता है। ठीक है, पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आंसर्स लिखे हुए हैं ना, ये आपको लर्न कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन के जो आंसर है, ये आपके बुक के बीच में से उठाया गया है। ठीक है, सेम सेम आपको लाइन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, और ये आंसर्स ही आपको लिखने हैं, क्योंकि ये परफेक्ट आंसर्स हैं। हालांकि अगर आपको, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आप अपने वर्डिंग्स में लिख पाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये आंसर्स लिखते हो तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एवापोरेशन किसे कहते हैं। तो एवापोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर। ठीक है, एवापोरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि किसी कोई भी लिक्विड क्या होता है, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर के फॉर्म में मतलब स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे ना, पानी, अगर पानी को हम हीट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, एक बर्तन में लेकर उसे गैस के ऊपर चढ़ाते हैं और हीट करते हैं, तो आप देखोगे पानी के ऊपर थोड़ा हल्का हल्का धुआं धुआं टाइप का दिखता है। धुआं तो नहीं, बेसिकली आपको भाप दिखता है। वो क्या होता है, वेपर होता है, वाटर वेपर। ठीक है, इट कैन बी यूज टू सेपरेट, अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड। हम इसका यूज कब करते हैं, जब पानी के अंदर में कोई भी इंप्यूरिटी या कुछ मिला हुआ है ना स्टूडेंट्स, तो हम उसे हीट करते हैं। जैसे पानी क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है, और जो जो भी सॉलिड होता है वो बच जाता है बर्तन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे, जो समंदर में पानी होता है ना स्टूडेंट्स, अगर आप समंदर यानी सी वाटर को लेकर के आओगे और एक कटोरा में या फिर एक पतीले में उसे भर करके गैस पे चढ़ा दोगे और हीट करोगे ना, तो आप हीट करोगे तो पानी खौलने लगेगा, उबलने लगेगा। उबल उबल करके क्या होगा, लास्ट में सारा पानी वेपर बन के हवा में उड़ जाएगा, और आपके पतीले में क्या बच जाएगा, सिर्फ नमक बच जाएगा। और इसी प्रोसेस से क्या होता है ना, सी वाटर से हम लोग क्या नमक बनाते हैं, ये आज भी यूज किया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत गांधी जी ने किया था, सॉल्ट नमक। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो सॉल्ट लॉ को तोड़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप देख पाओगे इस फोटो में यानी इस इमेज में, तो देखिए बगल में सी है। इस किसान ने क्या किया है, चारों तरफ एक गड्ढा बनाया है, और इस गड्ढे में लाइन से करके क्या बना दिया, पिट बना दिया, 4 या 5 या 6, और सबके अंदर पानी को रख दिया है। धीरे धीरे क्या होगा स्टूडेंट्स, दोपहर में क्या होगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी इस पे, और ये पानी गर्म होगा, गर्म होकर क्या होगा, वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, समंदर के पानी में यानी सी वाटर में नमक यानी सॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो एवापोरेशन क्या प्रोसेस था, एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कि हम क्या करते थे, लिक्विड को हीट करके वेपर में कन्वर्ट कर देते थे, और जो सॉलिड इसमें होता था वो लास्ट में नीचे बच जाता है, और इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। जनरली इस प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, जनरली इस प्रोसेस से हम कॉमन सॉल्ट बनाते हैं। देखिए लिखा है, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ सॉल्ट सी वाटर। ठीक है, सी वाटर से हम नमक बनाते हैं, वो उस तरीके को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन का यूज से ही आपको जो टाटा नमक घर में खाते हो, वो इसी तरीके से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही रहने वाला है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेना, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो रहने वाला है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी के बीच का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपकी चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी गई है स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन है, हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर, यानी सी वाटर से ना हम कॉमन सॉल्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं, आंसर लिखा हुआ, ये एक एक लाइन आपके एनसीईआरटी में दी गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, यही आपको आंसर के फॉर्म में लिखना है, और ये क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा सीधा सीधा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ इज कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर, सी वाटर से कॉमन सॉल्ट यानी नमक जो है ना, वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, यानी हमें मिलता है। आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। देखिए
क्या लिखा है आंसर में? सी वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड इन वाटर। सी वाटर क्या है? सी वाटर एक मिक्सचर है जिसमें कि कुछ नमक है और कुछ अदर सब्सटेंस है, कोई भी अदर सब्सटेंस इंप्यूरिटी वगैरह होगी जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पहला स्टेप क्या है? टू ऑब्टेन सॉल्ट, यानी नमक निकालने के लिए हमें क्या करना है? द सी वाटर इज केप्ट इन शैलो पिट्स। शैलो पिट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स हल्के हल्के गड्ढे, बहुत ज्यादा डीप गड्ढा नहीं होंगे। शैलो, शैलो का मतलब कम गहरा, गहरा नहीं होगा, कम गहरा होगा। ठीक है, शैलो पिट्स एंड एक्सपोज टू सनलाइट। देखिए मैंने बताया था आपको, एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर। सबसे पहले क्या किया जाता है? टू ऑब्टेन सॉल्ट यानी नमक को निकालने के लिए सी वाटर को क्या करते हैं हम? शैलो पिट्स में यानी छोटे छोटे गड्ढे में रख देते हैं और उन्हें एक्सपोज करते हैं सनलाइट में यानी धूप में और हवा में। धूप लगने से और हवा लगने से क्या होता है? जो वाटर है ना स्टूडेंट, सी वाटर में से जो वाटर वाला पोर्शन है वो एवापोरेट होकर के हवा में उड़ने लगेगा, हवा में मिल जाएगा। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होगा? द वाटर एवापोरेट्स, वाटर क्या होगा? पूरी तरह से एवापोरेट हो जाएगा कंप्लीटली, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। जब पानी क्या होगा स्टूडेंट्स इन गड्ढों में से भाप बन के ऊपर, वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा? यही जो आपका क्या था? सॉल्ट था और कुछ सब्सटेंस थे, यही इस गड्ढे में बच जाएंगे। जो मिक्सचर मिलेगा इसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसे निकाल लिया जाएगा। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। जो आपको मिक्सचर मिला ना इसमें से, इसको हम आगे प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री में जो टाटा नमक होता है, टाटा की अपनी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इस मिक्सचर को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता है और फिर पैकेजिंग करके आपके घर तक इसे बेच दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर पूछा जाए आपसे कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो ये 3 पॉइंट्स लिखा है। आप सिर्फ ये 3 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ये ऊपर वाला लाइन भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली क्या ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, लेकिन अगर आप याद कर पाते हो तो अगर पूरा आंसर लिख दोगे तो ये परफेक्ट है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस आंसर को मैं एक बार फिर से बता दूं तो क्या है? सी वाटर जो होता है ना, वो मिक्सचर होता है नमक का यानी सॉल्ट का और कुछ अदर सब्सटेंसेस का। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? सी में से वाटर निकाल के लाते हैं और शैलो पिट्स में यानी छोटे छोटे गड्ढों में इसे भर करके छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। इसमें क्या होता है? मॉर्निंग होती है, सन निकलता है, धूप लगती है और हवा चलती है, तो क्या होता है? ये जल्दी जल्दी पानी जो है इसमें से क्या वेपर बन करके उड़ जाता है। पानी जब वेपर बन करके हवा में मिल गया तो फिर क्या होगा? नीचे आपका जो है ना सॉल्ट और कुछ सब्सटेंस का मिक्सचर रह जाता है। इसी मिक्सचर को हम क्या करते हैं? निकाल करके प्यूरिफाई करते हैं और उसको प्यूरिफिकेशन करने के बाद, प्यूरिफाई होने के बाद वो मिक्सचर क्या होता है? सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, पूरी तरह से सॉल्ट बचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले ना, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है व्हाट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। और ये भी आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने लिया है और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के 99% चांसेस है कि आपसे ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें जो भी क्वेश्चन कराए गए 10 से 12 क्वेश्चन कराए गए स्टूडेंट्स, 10 to 12 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरे 13 या 14 पूरा में पूरा स्कोर कर ले जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता क्या है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स आपने क्या किया ना, एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, और उसमें मिट्टी मिला दिया। ठीक है, थोड़ी देर क्या होगा ना, आप देखोगे जो सैंड है ना, सैंड पार्टिकल्स पानी के नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे जाकर के और ऊपर में पानी रहेगा। ठीक है, तो ये जो हम सेटल करने के लिए छोड़ देते हैं ना, पानी में अगर गंदा होता है, अगर आप छोड़ रख दोगे ऐसे किसी भी लिक्विड में अगर कोई गंदा अगर आप उसे रख देते हो थोड़ी देर के लिए, तो ग्रेविटेशन के कारण क्या होगा ना, सारे जो पार्टिकल्स होंगे उसमें वो सारे नीचे सिंक कर जाएंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर ये ग्लास है ना, इसमें पानी है और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल है, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स है, तो क्या होगा? कुछ देर के बाद इधर से हम इधर आ रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स जो है पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, कुछ देर बाद आप चेक करोगे तो ये पार्टिकल कहाँ? नीचे में ऐसे ऐसे करके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स, SEDIMENTS, सेडिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। अगर कोई लिक्विड आपको दिया गया है, आप उसे थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब किए बिना ऐसे ही छोड़ देते हो, थोड़ी देर में क्या होगा? उसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे सैंड के या और भी किसी चीज के, वो
बॉटम में चले जाएंगे, नीचे में जाके बैठ जाएंगे। जैसे देखिए ग्लास में ये पार्टिकल ऊपर में तैर रहे थे, बाद में नीचे आके बैठ गए और ऊपर में आपका पानी ऐसे बचा है सिर्फ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट, हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स। इनसॉल्युबल क्या होता है स्टूडेंट्स? इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स का मतलब वो चीज जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं। अगर आप सैंड, अगर मान लीजिए अगर आपने 2 गिलास लिया, एक गिलास में पानी लिया, दोनों गिलास में पानी लिया, एक गिलास में आपने एक मुट्ठा उठा करके क्या डाला? सैंड पार्टिकल्स डाला, और दूसरे में 1 चम्मच चीनी डाल दिया। ठीक है, तो चीनी वाला जो ग्लास है ना, उसमें आप देखोगे चीनी आपको कुछ देर के बाद नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि चीनी सॉल्यूबल है। सॉल्यूबल है यानी वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, तो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सैंड वाले पार्टिकल में आप देखोगे सैंड का पार्टिकल्स आपको नजर आएगा। तो सैंड क्या है? इनसॉल्यूबल। यानी कोई भी चीज जब किसी भी लिक्विड में अगर पूरी तरह से मिल जाती है, यानी आपको नजर नहीं आती है मिलने के बाद, तो वो क्या होती है? सॉल्यूबल होती है। और अगर कोई चीज पानी में मिलता नहीं है, मिल नहीं जाती है, यानी आपको आधे घंटे बाद भी आप देखोगे तो पानी में वो आपको दिख रहा है, तो वो इनसॉल्यूबल है। तो वो प्रोसेस जिससे कि हम क्या करते हैं? सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स। इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स जो पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें कि पानी में मिला हुआ या लिक्विड में मिला हुआ कोई भी इनसॉल्युबल पार्टिकल होगा ना, उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर कोई भी आपने लिक्विड लिया, उसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, यानी मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करेंगे? थोड़ी देर के बाद अपने आप बॉटम में बैठ जाएंगे किसी भी बर्तन के, सिर्फ ग्लास ही नहीं बाल्टी में भी। तो क्या होगा? इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। और यहीं अगर आपने देखा जो मिट्टी वाले पार्टिकल्स थे ना, वो जब नीचे बैठ गए, यहाँ नीचे बॉटम में, तो पानी तो ऊपर में है सिर्फ। अगर आप इसे ग्लास को टिल्ट करके, यानी थोड़ा सा तिरछा करके पानी ऊपर से निकाल लेते हो और लास्ट में इसे छोड़ देते हो ना, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर आपके घर में चाय बनता है, आपने चाय छन्नी यानी सीव का यूज नहीं किया, चाय को बस ऐसे करके पतीला को टेढ़ा करके ही डाल लिया। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है टी लिव्स, देखिए चाय को क्या किया गया? कप में डालिया गया, चाय पत्ती यहाँ पे है, यहाँ पे अंदर में ही रह गया, और चाय क्या हुआ? कप के अंदर चला गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं। और अगर एक एग्जांपल बता दूं ना, घर में आपके चावल यानी राइस बनाने के पहले मम्मी क्या करती होंगी? उसे धोती होंगी पानी से, तो पानी को आप ऐसे करके ही गिराते हैं। ठीक है, कोई फिल्टर या सीव का यूज नहीं करते हैं, ऐसे करके साइड से गिरा दिया जाता है। तो चावल या दाल धोने के समय भी हम क्या यूज करते हैं? डिकेंटेशन का। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है? when the water or liquid is removed by tilting the vessel, यानी जब भी वाटर या कोई लिक्विड रिमूव करते हैं, जस्ट बर्तन को हम टेढ़ा करके गिराते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डिकेंटेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, सेडिमेंटेशन में हमने क्या सीखा? सेडिमेंटेशन में क्या होता है? जब भी लिक्विड में कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल होंगे, तो हम क्या करेंगे? उसे रख करके थोड़ी देर छोड़ देंगे, तो सारे जो इनसॉल्युबल पार्टिकल है ना, वो नीचे चले जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे बॉटम में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। और फिर हम क्या करेंगे? उस बर्तन को क्या करेंगे? टेढ़ा करके, थोड़ा सा टिल्ट करके वो लिक्विड को अलग कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फिल्टरेशन। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, इनके बीच का डिफरेंस भी आपको समझना होगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। अगर आप किसी टाउन में रहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके घर में आरओ लगा होगा जो कि क्या करता है? पानी को फिल्टर करता है, यानी फिल्ट्रेशन का यूज वहां पे हो रहा होता है। लेकिन इन जनरल हम क्या करते हैं फिल्टर करने के लिए? चाय बनता है तो चायपत्ती हटाने के लिए क्या सीव का यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी फिल्टर करने के लिए फिल्टर पेपर का भी यूज किया जाता है। देखते हैं, फिल्ट्रेशन इज अ मेथड यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ पोरस मीडियम। पोरस का मीडियम का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, जैसे चाय छन्नी हो गया, सीव हो गया, सीव्स। ठीक है, चाहे छन्नी हो गया या फिर फिल्टर पेपर हो गया। हम क्या करते हैं ना, जब भी मिक्सचर होता है ना, उसमें क्या किया जाता है? मिक्सचर को यानी लिक्विड को क्या करते हैं? हम पास करते हैं पोरस मीडियम से। पोरस मीडियम में सीव्स भी हो सकता है, स्ट्रेनर भी हो सकता है, ठीक है, इससे पास कराते हैं। देखिए अगर आप देखोगे तो ये फिल्टर पेपर यहाँ पे दिया गया है,
सर्कल शेप का है, इसे हमने कोन शेप का बना लिया। ठीक है, कोन शेप का बनाने के बाद क्या हुआ, इसने अपने फनल पे लगा लिया ऐसे करके, और फिर इसमें हम क्या करते हैं, पानी को डालते हैं, लिक्विड को डालते हैं। तो आप देखोगे ऊपर में क्या, लिक्विड तो, पानी तो नीचे चला गया अंदर, और यहाँ पे आप देखो येलो येलो क्या बच गया, ये बच गया मडी वाटर। जो मिट्टी था वो ऊपर ही रह गया, और जो पानी था ना प्योर, वो नीचे चला गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये जनरली क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, वो पार्टिकल्स जो कि पानी में घुलते नहीं है या किसी लिक्विड में पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इन पार्टिकल्स को हम सेपरेट करते हैं किसी एक लिक्विड से। कैसे, लिक्विड को हम पास करते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू या किसी सीव के थ्रू। तो अब इसमें स्टूडेंट्स दो चीज समझना है। जैसे देखिए, पानी तो अंदर नीचे चला गया ना, पानी चला गया अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है द लिक्विड विच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। ये जो लिक्विड आपने यहाँ डाला और ये आकर के नीचे चला गया, पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेट। फिल्टर पेपर और स्ट्रेनर, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। जबकि जो ऊपर में मडी वाटर बच जाता है, इसे इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या, रेसिड्यू। इसे हम क्या कहते हैं, वाइल द सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड आर रेसिड्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं फिल्ट्रेशन का आपको फिर से डेफिनेशन बताऊं ना, एक बार समझा दूं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिक्विड लेंगे जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे, उसे हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से पास करेंगे। और फिल्टर पेपर से जब पास करेंगे तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होंगे, जो सॉलिड्स होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही बच जाएंगे, और जो लिक्विड होगा वो पूरी तरह से नीचे चला जाएगा फिल्टर होने के बाद। इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फिल्टरेशन कहते हैं। और जो लिक्विड को हम फिल्टर कहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिल्टरेट बोलते हैं। और जो भी सब्सटेंस बच जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर ना बाद में, इसे हम क्या कहते हैं, इसे रेसिड्यू कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको फिल्ट्रेशन भी क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स बहुत गिन के 2 या 4 क्वेश्चन ही बचे हैं हमारे पास। अगर अगला क्वेश्चन हम देख लेना, तो अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है ना, एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। अगर आप पढ़ोगे इसे तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, इन व्हाट सिचुएशंस वुड यू यूज डिकेंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। क्वेश्चन का ये पूछ रहा है आपसे, किस सिचुएशन में आप फिल्ट्रेशन की जगह डिकेंटेशन यूज करोगे सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, डिकेंटेशन हम कब यूज करते हैं, डिकेंटेशन इज यूज इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन इफ, अगर सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी। अगर सॉलिड पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होंगे ना स्टूडेंट्स, बड़े बड़े होंगे यानी जिन्हें हम देख भी पा रहे हैं ढंग से, तो हम यूज करेंगे क्या, लार्ज। एंड सेटल क्विकली एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर अलाउिंग द लिक्विड टू बी पॉर्ड ऑफ इजिली। डिकेंटेशन का यूज देखिए, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं, डिकेंटेशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन इफ, ये तो हमने यहीं तक लिखा है, डिकेंटेशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन इफ द सॉलिड पार्टिकल्स आर हैवी लार्ज। अगर जो पानी में जो मिला हुआ पार्टिकल है ना, वो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और वो भारी यानी हैवी है, और वो आराम से सेटल कर जाता है क्विकली एट द बॉटम। यानी अगर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना, अभी ग्लास लेकर के, सपोज कीजिए ग्लास है, इसके अंदर ये यहां तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पानी के अंदर सपोज कीजिए ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये पार्टिकल है, सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये कंकड़ है मान लेते हैं हम, स्टोन से स्मॉल, ठीक है। आप इसे आप छोड़ देते हो थोड़ी देर के लिए ना, तो क्या होगा, छोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये जो पार्टिकल्स थे ना, पानी तो यहाँ पे है अभी भी, कुछ देर के बाद यानी सपोज कीजिए 30 मिनट्स के बाद हम देख रहे हैं, 30 मिनट या 1 घंटे के बाद देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा ये जो पार्टिकल थे ना, जो सॉल्युबल पानी में मिक्स नहीं होते थे, ये नीचे में आकर के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स अगर बड़े होंगे, भारी होंगे, और क्या बोलते हैं, और आराम से सेटल हो जाएंगे नीचे क्विकली, तुरंत ही, तो इस केस में क्या करोगे, आप ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे ऐसे करके, तो सारा लिक्विड क्या है, आप बाहर निकाल लोगे पानी का, और नीचे में क्या है, जो पार्टिकल था ये बचा रह जाएगा ऐसे, और पानी आपका बाहर निकल जाएगा। तो डिकेंटेशन का यूज हम कब करेंगे, जब पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, तो हम पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, तो हम डिकेंटेशन पानी को ऊपर से निकाल लेंगे। लेकिन जब पार्टिकल का साइज छोटा होगा ना, तब हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन का। यही आपको सीखना था।
अब इसमें क्या बताया गया है, देखिए दूसरा लाइन में, इट इज द मोस्ट सिंपल एंड क्विकर मेथड फॉर द रिमूविंग लार्ज सॉलिड इंप्योरिटीज लाइक सैंड और मड। जब भी पानी के अंदर या किसी लिक्विड में सैंड होगा या मड होगा तो आप डिकेंटेशन का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो आराम से नीचे बैठ जाता है। लेकिन फिल्ट्रेशन का यूज हम कब करेंगे? जब पार्टिकल जो होगा ना वो काफी छोटा होगा, जिसे आप आंख से देख भी नहीं पाते हो। इसीलिए तो हम लोग घर में आरओ का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका इस आंसर को भी आप नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब हम कर लेते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो रहने वाला है हमारे पास ये, व्हाट इज चर्निंग। ठीक है, चर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स बेसिकली ये होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, मिल्क हो गया या फिर क्रीम हो गया या फिर कर्ड हो गया यानी दही हो गया, इसे हम क्या करते हैं ना, बहुत तेजी से क्या करते हैं, शेक करते हैं। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो ये दादी अम्मा जो है ना, ये क्या कर रही है, ये जो आप पॉट देख रहे हो ना, इस पॉट के अंदर या तो मिल्क होगा या तो कर्ड होगा यानी दही होगा, दूध या दही होगा। और इससे रस्सी से ये क्या कर रही है, जोर से ऐसे ऐसे घुमा रही है। तो इसके अंदर में एक सर्कुलर टाइप का एक कॉयल टाइप का होगा, जो कि आप ऐसे ऐसे घुमाने पे क्या होगा, वो अंदर में रोटेट हो रहा है, जिससे क्या होगा, दूध दूध जो होगा ना वो पूरी तरह से शेक होगा, घूमेगा ऐसे करके। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, इससे हम लोग बटर बनाते हैं, बटर या जिसे हिंदी में मट्ठा कहते हैं, बटर मिल्क जो होता है। तो चर्निंग का जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे, चर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ विगरसली शेकिंग और स्टरिंग मिल्क। शेकिंग यानी जोर जोर से हम क्या करते हैं, हिलाते हैं इसे, और क्या करते हैं, मिल्क हो गया या तो क्रीम हो गया या कर्ड हो गया, इन तीनों में से किसी को, यूजिंग अ मथनी। ठीक है, ये जो दादी मामा ये यूज कर रही है ना, इसको बोलते हैं क्या, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं मथनी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसे इंग्लिश में हम चर्नर कहते हैं, टू सेपरेट बटर फ्रॉम इट। इसमें से मिल्क में से या क्रीम में से या कर्ड में से, इन तीनों में से क्या निकालने के काम आ रहा है, बटर निकालने के काम आ रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, हम चर्निंग। चर्निंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मिल्क हो गया, क्रीम हो गया या कर्ड हो गया, इसे शेक किया जाता है यूजिंग अ मथनी या चर्नर टू सेपरेट बटर फ्रॉम इट। यानी मिल्क से बटर निकालने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, चर्निंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटा सा आंसर था, 1 मार्क का जनरली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है व्हाट आर, देखिए व्हाट इज लिखा है, ये इज नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर होगा। व्हाट आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, वो सारे सब्सटेंस जो कि एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ऐसा कॉमन कौन सा चीज है, तो कॉमन आयरन, जो कॉमन एग्जांपल है वो आयरन यानी लोहा। आपने मैग्नेट देखा होगा, जो भी आयरन की बनी हुई चीजें हैं ना, उसे क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो क्या होता है, आयरन क्या हो गया, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। बेसिकली वो सारे सब्सटेंस जिन्हें कि मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उस सारे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जनरली आयरन हो गया, स्टील हो गया, या और भी कोई मेटल का सामान हो गया, उसे अट्रैक्ट करेगा वो। लेकिन नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अपोजिट होता है नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ये वो सब्सटेंस होगा ना स्टूडेंट्स, दोज आर नॉट, दोज आर नॉट अट्रैक्टेड बाय, नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जा सके, जैसे कि प्लास्टिक, एक मैग्नेट प्लास्टिक को अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पेपर, वुड, और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिन्हें कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। वो सारे सब्सटेंस जिन्हें कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाएगा उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और वो सारे सब्सटेंस जिसे कि मैग्नेट अट्रैक्ट ना कर पाए उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक। अब ये तो सब्सटेंस का टाइप था। अब इससे रिलेटेड जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है वो रहने वाली है स्टूडेंट्स, ये व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या आंसर दिया गया है, सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें कि जिससे कि जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। और अगर और सिंपल भाषा में एग्जांपल देके बताऊं, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आप सैंड लेकर के आए, ठीक है, एक बाउल में आपने सैंड रखा और उसमें क्या किया आपने, बहुत सारे नेल्स गिरा दिए, नेल को गिरा के मिक्स कर दिया।
अब आप बताओ, अगर मैग्नेट लेके आओगे तो मैग्नेट क्या करेगा, जो नेल्स है ना उनको अट्रैक्ट कर लेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो मैग्नेट से क्या होगा, जो आपका नेल्स है वो सारे अलग हो जाएंगे और सैंड बाउल में अलग रह जाएगा। ये बहुत सारा यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल में आपको दिया गया है मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक, इसमें ये मैग्नेट लेकर के आया, जितने भी नेल्स है सब चिपक गए इसमें। और कहाँ यूज होता है ये, नाउ अडेज रिसाइकलर्स यूज मैग्नेट्स टू सेपरेट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट। जहां जहां कचड़े का पहाड़ होता है या फिर बोल सकते हैं वेस्ट होता है काफी ज्यादा, उसमें क्या करते हैं ना, जो रिसाइकलर्स होते हैं, यानी जो सब्सटेंस को रिसाइकल बनाते करके आपको मार्केट में बेचते हैं, वो सारे क्या करते हैं, मैग्नेट का यूज करके जो हीप ऑफ वेस्ट है यानी कूड़े का पहाड़ है, कचड़े का पहाड़ है, उसमें से आयरन आर्टिकल्स यानी लोहे की चीजों को अलग करके निकाल लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए क्रेन है, इस क्रेन में ना एक ये मैग्नेट लगा है। ये बेसिकली सिर्फ मैग्नेट नहीं है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मैग्नेट बनाया गया है। ठीक है, आप देखेंगे ये इतना सारा चीज चिपक गया इस पे, तो ये सिर्फ चिपका वही चीजें, इसमें सिर्फ वही चीजें चिपकी होंगी जो कि लोहे की होंगी यानी आयरन की होंगी। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये जो हमारा चैप्टर है ना आज का खत्म हो जाता है। तो इसमें से जो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस चैप्टर के जितने भी 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं ना, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो इसी वीडियो से बनेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी देकर कहता हूं। आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए। आंख बंद करके आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पक्का पक्का मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगला कौन सा चैप्टर होगा जिसके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाहोगे मुझसे, कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलता हूं स्टूडेंट्स आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।